हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड मिस्टर मैजिकल। ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है। आई होप यू ऑल लाइक माय वीडियो। नथिंग इन लाइफ इज़ टू बी फियर, इट्स टू बी अंडरस्टैंड। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड की करंट सिचुएशन आज कोविड-19 है। कोविड-19 की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। मेनली मैंने देखा है कि बहुत से जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स वाले बच्चे हैं, जो 10th और 12th में है, वो बहुत परेशान है। वो ये सोच रहे हैं कि क्या हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम होगी, कैसे होगी, हम कैसे पास होंगे, कितने परसेंटेज से पास होंगे, क्या हम पास भी हो पाएंगे। जिनका मेन गोल्स है कि हमें 90 परसेंटेज लाने हैं, वो बहुत टेंस बच्चे हैं। मैं उनसे यही बताना चाहती हूँ कि वर्ल्ड की कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो या कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, वो हमारी सोच से बड़ी नहीं हो सकती। इफ़ यू थिंक नेगेटिव, योर सिचुएशन विल मेक योर माइंड ऑल्सो नेगेटिव, और वो सिचुएशन भी आपको बहुत परेशान करेगी। दैट्स वाई थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। ओके, तो अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना। ओके, तो आज हम सीबीएसई सिलेबस 2020 टू 21 का क्लास 12 का केमिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे। मैं जानती हूँ बहुत बच्चों के माइंड में सवाल है कि क्या सिलेबस कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। एक बात बता दूँ, अभी कोई गवर्नमेंट की ओर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया कि सिलेबस कम है या ज़्यादा। पर सिलेबस कम हो या ना हो, हमें तो नीट के लिए प्रिपेयर होना है। एंड इन नीट देर इज़ नो सिलेबस टू रेड्यूस। नीट के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी की 1 to 1 लाइन पढ़नी पड़ेगी। सो यू ऑल आर रेडी? सो here we all know that chemistry is divided into 3 parts: physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry. Okay, we all know that chemistry is divided into 3 parts: physical chemistry, organic chemistry and inorganic chemistry. So here you see that unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 and unit 5. From these 5 chapters, 23 marks is obtained, and this is the number of periods that are taken to complete these chapters. And these 5 chapters, we know that they are called physical chemistry. So unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 and unit 5 is known as physical chemistry chapters. This is the number of periods, and from here 23 marks syllabus, मतलब 23 मार्क्स के क्वेश्चंस आंसर्स या कुछ भी ये चैप्टर्स में से आएंगे। ओके, नाउ यूनिट 6, 7, 8 and 9, from here 19 marks will obtain, and this is known as inorganic chemistry. ओके, ये 23 एंड यहाँ 19। ओके, और ये फिजिकल केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ यूनिट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इनमें से 28 मार्क्स का आएगा, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ये नंबर ऑफ पीरियड्स है जिसको कंप्लीट करने, ये यूनिट को कंप्लीट करने में लगता है। मेनली ये तो सिर्फ बताया कि 10 पीरियड्स है, 10, 12, बट इट्स डिपेंड ऑन अस कि हम कैसे कंप्लीट करते हैं। मेनली ये तो स्कूल के लिए है, पर अगर आप खुद का टाइम टेबल बनाते हो तो आप 3 दिन, मेनली 4 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि कोविड-19 मतलब ये लॉकडाउन में आप सब ने, आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। अब टाइम वेस्ट मत करो बच्चों, क्योंकि कब जाने क्या हो जाए।
ओके, सो यहाँ दिखा है कि टोटल 160 पीरियड्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है और टोटल 70 मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा और 30 मार्क्स स्कूल वालों की ओर से, तो हो गए 100। ओके, तो हम सबको 30 मार्क्स तो स्कूल वाले, आई नो दैट स्कूल वाले 30 आउट ऑफ 30 नहीं देते, किसी को 28, किसी को 29, किसी को मेनली ओनली 1% को जो 30 होते, वो जो जिनका इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी एक्टिविटी अच्छी होती है, उनको 30 देते हैं और बाकी 70 मार्क्स हमें में से ऑब्टेन करना हमारे हाथ में। सो आई थिंक यू ऑल विल प्रिपेयर फॉर इट वेल। तो आज हम यहाँ क्लास 12 का इन फिज़िकल केमिस्ट्री, मैंने अभी बताया कि केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ हम इन फिज़िकल केमिस्ट्री में पहला यूनिट है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, वो देखेंगे। ओके, तो यूनिट 1 को पढ़ने में, मतलब यूनिट 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। डिस्कस जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन एमॉर्फोरस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फोरस सॉलिड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। क्लासीफाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो नेचर है वो, मतलब उसको क्लासीफाई करेंगे किसके, उस पे बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग मतलब जो बॉन्ड जो सबको जोड़ता है, जैसे बंधन कहते हैं ना हिंदी में, उसे। फिर डिफाइन क्रिस्टल लैक्टिस एंड यूनिट सेल, एक्सप्लेन क्लोज पैकिंग ऑफ particles, describe different types of voids and closed packed structures, calculate the packing efficiency of different types of cubic unit cell। जो क्यूबिक यूनिट सेल है उनकी कैपेसिटी, एफिशिएंसी मीन्स कैपेसिटी of different types of cubic unit cells, correlate the density of a substance with its unit cell properties। Okay, describe the imperfections in solids and their effect on properties, correlate the electrical and magnetic properties of solids and their structure। Okay, so here we go. What is solid? A solid is defined as the substance which possesses rigidity, have a definite shape and size. What is the definition of solid? Solid is defined as the substance. Solid is a substance which possesses a rigidity, which have a definite shape and size. Mainly, you all know that state of matter is divided into 3: solid, liquid and gases। Okay, so assume that this is a stone, yeah, assume that this is a book। Okay, this is a book, it is a solid, it have a definite shape, इसका शेप चेंज होगा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इसका शेप चेंज हो जाएगा अपने आप, और इसकी साइज तो चेंज होगी ही नहीं। इट पोजेस अ रिजिडिटी, रिजिडिटी मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिजिडिटी? रिजिडिटी मीन्स हार्ड, टफ। ओके, हार्ड और टफ, rigidity means hard and tough। Example, book, sodium and calcium, these are the example of solid। The main point in which the solid differ from the gaseous and liquid is that they possess fluidity and solid does not। We all know that liquid solid is different from these both, liquid and gases, because they have a fluidity and it has a rigidity। I say rigidity means hard,
इट इज़ अ हार्ड सब्सटेंस एंड फ्लूइड मतलब वाटरली सब्सटेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल, take a liquid example. This is a water, and it can flow from here and will come from here also. Fluidity मतलब flow, मतलब वाटर यहाँ से फ्लो होकर यहाँ आ सकता है. बट सॉलिड, जैसे कि ये स्टोन है, ये अपने आप फ्लो होकर यहाँ नहीं आ सकता. कोई इंसान कुछ वर्क के लिए उसको यूज़ करे या एक यहाँ से एक जगह से यहाँ रखे तब उसका फ़्लो हो सकता है, वो अपने आप फ़्लो नहीं हो सकता. बट आप वाटर को कहीं भी गिराओ, वो अपने आप उसका वे ढूंढ ही लेगा और वो फ़्लो हो जाएगा. आप समझे मेरी बात? नाउ द कोज ऑफ एक्सटेंस ऑफ सम सब्सटेंस एज सॉलिड. तो पहला है इंटरमोलिकुलर फोर्स. व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स? These are the forces existing among the constituent particles of substance which keep them close together. This is the force which existing among the constituent particles. You all know constituent particles में क्या क्या आता है? Molecules, ions and atoms. ये तीनों होते हैं constituent particles. Molecules, ions and atoms. These three are constituent particles of substance which keep them close together. जैसे कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो या एटम्स हो, ये उसको क्लोज रखते हैं. इसको मतलब ये सब ये जॉइंट रखते हैं, क्लोज टुगेदर. ऐसा नहीं कि वो इतने स्पेस रखेंगे. जैसे एक मॉलिक्यूल्स है 2-3, तो इतनी जगह नहीं होती, वो क्लोजली होते हैं. ओके. नाउ सेकंड, थर्मल एनर्जी. दिस इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ये वो एनर्जी है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंक्लूड मतलब पोजेस करता है मॉलिक्यूल्स अपार्ट हैज इट इज टेंड्स टू मेक देम मूव फार. जैसे कि मैंने अभी बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ये तीन में से कुछ भी हो सकता है. तो थर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स को जल्दी मूव कराने में काम लगती है. हैज़ अ लो टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर फोर्स दैट स्ट्रॉन्ग एंड थर्मल एनर्जी इज लो. इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होगी और थर्मल एनर्जी लो होगी. कब? लो टेम्परेचर पे. Thus, the constituent particles only oscillate above their mean position and substance exists as solid. मैंने अभी बताया कि सॉलिड सब्सटेंस मूव नहीं हो सकते, वो सिर्फ अपनी मीन जगह पे वाइब्रेट या ऑसिलेट हो सकते हैं. वो बस ऐसे वाइब्रेट हो सकते, एक दूसरे साथ टकरा सकते हैं या ऑसिलेट हो सकते हैं, वो मूव नहीं कर सकते. Okay. Here are the general characteristics of solid state. First, the constituent particles are very closely packed and the intermolecular distance are very small. Constituent particles means molecules, ions and atoms are closely packed and their intermolecular distance is very slow. It is 1 molecules, 2 molecules, 3. Their intermolecular distance is very small. Okay. Second, the constituent particles occupy fixed position and they can only oscillate above their mean. मैंने अभी बताया कि उनकी एक ही जगह फिक्स होती है और वो अपनी जगह पे सिर्फ वाइब्रेट या ऑसिलेट कर सकते हैं. They possesses rigidity. वो हार्ड होते हैं, हार्ड सब्सटेंस होते हैं. फिर दे हैव हाई डेंसिटी, उनकी डेंसिटी हाई होती है. दे पोजेसेस डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, उनका शेप चेंज नहीं होता. ऐसा थोड़ी है कि
1 वीक में बड़ा था, दूसरे वीक में थोड़ा छोटा हो गया, तीसरे वीक में छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। ओके, एंड लास्ट, दे आर इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेसिबल नहीं है, दे आर इनकम्प्रेसिबल। नाउ classification on the basis of arrangement of constituent particles। अरेंजमेंट किसके बेसिस पे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये किसका क्लासिफिकेशन है? बता दूं कि सॉलिड 2 उसमें क्लासिफाई होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फरस सॉलिड। सॉलिड 2 उसमें क्लासिफाई होता है, वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फरस सॉलिड। तो पहले जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं। Crystalline solid. A solid is said to be crystalline if its various constituent particles, that means ions, atoms and molecules, are arranged in a definite geometrical pattern. See, किसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड उन्हें कहते हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स है या आयन हो या एटम्स हो, उनकी अरेंजमेंट जियोमेट्रिकल पैटर्न में हो, सीधी ना हो, जो कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, उनकी स्ट्रेट मतलब इरेगुलर पैटर्न में उनके अरेंजमेंट हो। समझ में आया? इन द 3 डायमेंशन शेप सो दैट देयर इज अ शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, और उनकी अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल शेप में हो, जिसकी वजह से उनकी रेंज कोई छोटी हो कोई बड़ी हो, छोटी बड़ी हो, किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। समझ में आया? क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं? अ सॉलिड इज सेड टू बी क्रिस्टलाइन इफ इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट मीन्स आयंस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट जियोमेट्रिकल पैटर्न इन द 3 डायमेंशन शेप, so that there is a short as well as long range order of constituent particles. एग्जाम्पल सोडियम, कैल्शियम, स्टोन, जीम्स, वुड्स। मैंने अभी बताया सॉलिड में स्टोन्स, वुड, कैल्शियम, सोडियम एक्सेट्रा, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। अब एमॉर्फरस सॉलिड। ना एमॉर्फरस सॉलिड किसे कहते हैं? Amorphous solid is said to be to there if there is no regular arrangement of constituent particles, मतलब irregular arrangement, सॉरी यहाँ रेगुलर अरेंजमेंट होगी और amorphous में irregular. ओके, so if there is no regular arrangement of constituent particles or there is only the short range order of its constituent particles, then the solid is called amorphous. इनकी अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, इनकी रेगुलर है, इनकी नहीं है। ये यहाँ है, एक यहाँ है, स्ट्रेट नहीं है, तो इनकी अरेंजमेंट इरेगुलर है और इनकी रेगुलर है। ओके, और इनकी शॉर्ट रेंज होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, जितनी इनकी बड़ी होती है रेंज। ओके, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आप समझे? ये रेगुलर पैटर्न है, वो भी जियोमेट्रिकल ऑफ 3 डायमेंशनल, और ये इरेगुलर पैटर्न है, वो भी शॉर्ट रेंज ऑर्डर में। ओके, एग्जाम्पल रबर, ग्लास, पीच एक्सेट्रा। और क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनोट्रॉफिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनोट्रॉफिक क्योंकि ये यहाँ पे हमें भी सेम टेम्परेचर देना पड़ेगा, यहाँ भी सेम, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कोई भी जगह हो क्रिस्टलाइन, यहाँ सेम टेम्परेचर देना पड़ेगा। 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते तो 45 ही देना पड़ेगा सारे कॉर्नर्स या सारे एटम पे, जबकि एमॉर्फरस में
यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है, यहाँ ज़्यादा स्पेस है, तो टेम्परेचर भी डिफरेंट लगेगा, जिसके कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड एनोट्रॉफिक है और ये आइसोट्रॉफिक है। ओके, सो आइसोट्रॉफिक किसे कहते हैं? इन द amorphous solid there is no regular arrangement of particles, thus the physical properties like electrical conductivity, thermal expansion are identically in all the direction. That means amorphous solids में मैंने अभी बताया कि वो irregular पैटर्न है, उनकी अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होती और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन सारे सेम डिफरेंट वैल्यू इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे इसकी वैल्यू अलग है और उसका डायरेक्शन भी अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, इसका डायरेक्शन भी अलग है। सो दिस इज नोन एज आइसोट्रॉफी। This property is called isotrophy. Amorphous solids are isotropic in nature. ये isotropic in nature है। Now anisotrophy, sorry. Due to regular arrangement of constituent particles, the different particles are fall in different weights of a क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ये सेम डायरेक्शन में, ये भी सेम डायरेक्शन, ये सेम, ऊपर से जाओ नीचे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन या डाउन टू अप, इनकी सेम ही डायरेक्शन होगी। ओके, सेम ही डायरेक्शन, जबकि यहाँ सेम डायरेक्शन नहीं होगी और इनकी वैल्यू टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा और डिफरेंट डायरेक्शन होगा, जबकि यहाँ सेम डायरेक्शन होगा। ओके, द वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड थर्मल expansion not gain same in all the direction. This is called anisotropy. And crystalline solid are anisotrophic in nature. ये anisotrophic in nature है। ओके, यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी, यहाँ से भी, पर ये irregular, ये रेगुलर। ओके, so here I have made difference between crystalline and amorphous solid, and I have made a table by which you can very easily recognize or learn crystalline and amorphous solids. Okay, first of all, crystalline solid, they have definite characteristic geometrical shape. इनका definite मतलब एक ही जियोमेट्रिकल शेप होता है, जबकि इसका इरेगुलर शेप होता है। ओके, सेकंड, they have long range order of regular pattern of arrangement of constituent पार्टिकल। इनकी अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न में होती है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जबकि यहाँ दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ रेगुलर पैटर्न, इनकी शॉर्ट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। थर्ड, दे आर ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड भी कह सकते हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं, उनका शेप रेगुलर होता है। और जबकि एमॉर्फरस सॉलिड्स को दे आर सूडो सॉलिड्स और सुपर कोल्डेड सॉलिड, उनको हम सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं या सुपर कोल्डेड लिक्विड्स भी कहते हैं। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, जबकि एमॉर्फरस का दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जबकि एमॉर्फरस में नहीं होता। दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर and they are isotropic in nature. Crystalline
एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर है, जबकि एमॉर्फस आइसोट्रॉपिक इन नेचर है। दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट है, जबकि एमॉर्फस में नहीं है। दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये टेबल को आप पढ़ लो अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लासीफाई ऑफ सॉलिड बेसिस ऑन मतलब सॉलिड को क्लासीफाई दो में किया जाता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। ये टेबल पढ़ लोगे तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड्स आर वेरी यूजफुल इन एवरीडे लाइफ सच हैज। एमॉर्फस सॉलिड मतलब जो इरेगुलर शेप पैटर्न में होते हैं, जिनकी रेट शॉर्ट ऑर्डर में होती है, वो हमारी लाइफ में कैसे यूज आते हैं। पहला, द ग्लासेस एमॉर्फस आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, हाउसवेयर, लेबोरेटरी वेयर एक्सेट्रा। ग्लासेस एमॉर्फस है जिसका यूज़ हम कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर, लेबोरेटरी में, कंस्ट्रक्शन में, लेबोरेटरी में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस देखने में, तो वो क्या है, एमॉर्फस सॉलिड्स है। दूसरा, अ लार्ज नंबर ऑफ एमॉर्फस प्लास्टिक इज बीइंग यूज्ड इन फॉर्मिंग नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जैसे कि आप देख लो प्लास्टिक का जग, ओके, प्लास्टिक का जग वो एमॉर्फस प्लास्टिक है जिसको हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स में बदल सकते हैं। बहुत सारे प्लास्टिक्स है जो एमॉर्फस है। ओके, थर्ड, एमॉर्फस सिलिका हैज फाउंड टू बी द बेस्ट मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी इन फोटोवोल्टिक सेल्स। एमॉर्फस सिलिका, जो सिलिका है वो भी एमॉर्फस, वो बेस्ट मटेरियल है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने में। ओके, सो दिस आर, ये मैंने अपने आप थोड़े समझाने के लिए नोट्स बनाए थे। आई होप you all like my video. If you like my video then please subscribe my channel and like and comment. Okay, दूसरे पार्ट में इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। टेक केयर।